नमस्कार दोस्तों। हर कहानी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। कुछ सवाल रह जाते हैं और उन्हीं सवालों में छुपा होता है अनसुना सच। तो चलिए अब सीधे सच पर आते हैं। जरा एक मंजर की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। साल है 1959 और सर्दियों का मौसम। जगह है रूस के यूराल पर्वत। जहाँ मीलों तक सिर्फ सन्नाटा होता है। हाँ, सिर्फ बर्फीला सन्नाटा। रात का समय है और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। हवाएं इतनी तेज हैं कि वो सीधे हड्डियों को जमा सकती हैं। और इस शून्य और अंधेरे के बीच 9 बेहद अनुभवी और शारीरिक रूप से फिट पर्वतारोही एक पहाड़ की ढलान पर अपना टेंट लगाते हैं। जो कि एक आम बात है उनके लिए। हाँ, लेकिन रात के किसी पहर में कुछ ऐसा होता है। कुछ बहुत ही खौफनाक। सही कहा। कोई ऐसी घटना घटती है कि वो 9 के 9 लोग अपने ही टेंट को अंदर से, मतलब अंदर की तरफ से चाकू से फाड़ देते हैं। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। और वे बिना जूतों के और बिना गर्म जैकेट के उस जानलेवा ठंड में बाहर भाग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अचानक वो टेंट, जो उनका एकमात्र सुरक्षा कवच था, दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन गया हो। हाँ। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मकसद इसे द्यातलो पास की घटना के तथ्यों का गहराई से विश्लेषण करना है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई सुनी सुनाई लोक कथा या रहस्यमयी कहानी नहीं है। मतलब ये एक ऐतिहासिक सच है। बिल्कुल। ये एक ऐसा ठोस ऐतिहासिक मामला है जिसने 60 से अधिक वर्षों से विज्ञान, भौतिकी और तर्क को लगातार चुनौती दी है। जब हम इस घटना से जुड़े सबूतों की वैज्ञानिक जांच करते हैं तो वे किसी भी एक सीधे और तार्किक नतीजे पर पहुंचने ही नहीं देते। और ये 9 लोग कोई नौसिखिए भी तो नहीं थे ना? एकदम नहीं। उनके पास ग्रेड 3 हाइकिंग सर्टिफिकेशन था, जो उस समय सोवियत संघ में सबसे ऊंचा स्तर माना जाता था। वे अच्छी तरह जानते थे कि -30 डिग्री में बिना जूतों के टेंट से बाहर निकलने का मतलब क्या होता है। सीधे सीधे मौत को दावत देना। हाँ, फिर भी उन्होंने जानबूझकर ये कदम उठाया। आज हम सबूतों के उस ढेर का विश्लेषण करेंगे जो पहली नजर में पूरी तरह से एक दूसरे को काटते हैं। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें घटना की शुरुआत से चीजों को समझना होगा। सही कहा। जनवरी 1959 का समय था। यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के कुछ युवा पर्वतारोहियों ने इस कठिन अभियान की शुरुआत की। इस टीम के लीडर इगोर ड्यातलोव थे ना? हाँ, इगोर ड्यातलोव। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन वे पर्वतारोहण के मामले में एक जीनियस माने जाते थे। उनका अनुभव ऐसा था कि पूरी टीम उन पर आंख मूंद के भरोसा करती थी। और उनका अंतिम लक्ष्य ओटोटॉन पर्वत तक पहुंचना था। बिल्कुल। लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बेहद दुर्गम पहाड़ी ढलान को पार करना था, जिसे खोलत्स्यखल कहा जाता है। खोलत्स्यखल? हाँ, अगर हम स्थानीय मानसी भाषा में इस नाम का अर्थ समझें तो इसका मतलब होता है मृतकों का पहाड़। मृतकों का पहाड़? मतलब नाम ही कितना डरावना है। देखिए, अक्सर इस तरह के नामों के पीछे पीढ़ियों का कोई अनुभव या चेतावनी छुपी होती है, लेकिन युवा ऊर्जा और अत्यधिक आत्मविश्वास के चलते टीम ने इसे महज एक मजाक या अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस सफर की शुरुआत में एक ऐसा मोड़ आया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। यूरी यूडिन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इस ग्रुप में यूरी यूडिन नाम के एक सदस्य थे। सफर के शुरुआती दिनों में ही उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। जोड़ों के दर्द की वजह से शायद। सही। बीमारी के कारण उन्हें वापस बेस की तरफ लौटना पड़ा। और यही वो एक घटना थी जिसकी वजह से यूरी यूडिन इस पूरे अभियान के एकमात्र जीवित इंसान बचे। बाकी के उन 9 लोगों के लिए उनका रास्ता उन खामोश पहाड़ों की गहराइयों में आगे बढ़ता गया। और उनके आगे के सफर का रिकॉर्ड हमें उनके कैमरों से मिलता है। हाँ, उन 9 लोगों की आगे की यात्रा का जो सबसे प्रामाणिक रिकॉर्ड हमारे पास है वो है उनके कैमरे और उनकी डायरियां। कैमरों से मिली तस्वीरों का अगर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो शुरुआत की तस्वीरें एकदम सामान्य हैं। मतलब सब खुश दिख रहे हैं। बिल्कुल। टीम के सदस्य हंस रहे हैं, बर्फ में मजाक कर रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं और टेंट लगा रहे हैं। किसी भी तस्वीर में तनाव या डर के कोई लक्षण नहीं दिखते। उनका मानसिक संतुलन एकदम स्थिर लग रहा था। असली दिलचस्प बात तो यहाँ आती है उनके कैमरे से मिली आखिरी तस्वीर। वो धुंधली वाली तस्वीर। हाँ, वो तस्वीर इतनी धुंधली और अंधेरी है कि आज तक उस पर बहस चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि उस तस्वीर में रोशनी का कोई अजीब सा स्रोत या कोई परछाई दिख रही है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोगों का तर्क है
कि जब कैमरा बर्फ में गिरता है या शटर गलती से दब जाता है तो ऐसी आउट ऑफ फोकस तस्वीरें आती हैं। सही कहा, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें क्या दिख रहा है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद कैमरे का शटर कभी नहीं दबा। इसके बाद सब कुछ अचानक रुक गया। और वो रुकावट 1 फरवरी की शाम को आई। शाम को 1 फरवरी को ये ग्रुप खोलत सख्यल की ढलानों पर था। और यहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो पर्वतारोहण के सामान्य नियमों के खिलाफ था। मतलब नीचे करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल का एक सुरक्षित इलाका था। वहां पेड़ों की वजह से तेज बर्फीली हवाओं से आसानी से बचा जा सकता था। तो वो जंगल में क्यों नहीं गए? यही तो बात है। इगोर ड्यातलोव ने जंगल में जाने के बजाय सीधे खुली बर्फ और तेज हवाओं के बीच ढलान पर टेंट लगाने का फैसला किया। रुकिए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर वो इतने अनुभवी थे तो उन्होंने जानबूझकर इतनी खराब जगह क्यों चुनी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि शायद द्यातलोव अपनी टीम को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कैंप लगाने का अभ्यास करवा रहे थे, या फिर वे अगली सुबह के लिए अपनी ऊंचाई और जगह को खोना नहीं चाहते थे। खैर, कारण जो भी हो, उन्होंने उस ढलान पर टेंट लगाया। हाँ, भारी कपड़े उतारे, अपना खाना निकाला और सोने की तैयारी की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। जब जांच दल कुछ हफ्तों बाद उस जगह पहुंचा तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो किसी भी तार्किक सोच को हिला देने वाला था। टेंट बर्फ से आधा दबा हुआ था ना? हाँ, लेकिन जब उन्होंने टेंट की जांच की तो एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसने इस पूरी घटना की दिशा ही बदल दी। टेंट का दरवाजा बंद था। बाहर से किसी ने उसे नहीं फाड़ा था? बिल्कुल नहीं। टेंट का भारी कैनवस का कपड़ा अंदर से काटा गया था। एक नहीं बल्कि कई जगह से। जरा उस पल की मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। -30 डिग्री तापमान और बाहर बर्फीला तूफान। ऐसे में टेंट के अंदर बैठे 9 लोग, अचानक कुछ ऐसा होता है कि वे दरवाजा खोलने का भी इंतजार नहीं कर पाते। वे अपने चाकू निकालते हैं, टेंट को अंदर से चीरते हैं और बाहर कूद जाते हैं। उनके पास जूते पहनने का समय नहीं था। उन्होंने अपने गर्म कोट, दस्ताने या टोपी कुछ नहीं उठाया। इसका सीधा मतलब है कि टेंट के अंदर कुछ ऐसा था या उन्हें किसी ऐसी चीज का भ्रम हुआ जो उन्हें बाहर की उस जानलेवा ठंड से भी ज्यादा भयानक लगा। बिल्कुल, लेकिन इस दहशत के तुरंत बाद एक और ऐसा सबूत मिलता है जो पूरी तरह से उलझाने वाला है। पैरों के निशान। हाँ, जांचकर्ताओं को टेंट के बाहर बर्फ पर उन लोगों के पैरों के निशान मिले, पूरे 9 लोगों के निशान। लेकिन वे भाग नहीं रहे थे। यही इस मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है। फॉरेंसिक जांच में ये साफ हो गया कि पैरों के निशानों के बीच की दूरी बहुत कम थी। इसका मतलब है कि वे लोग बहुत ही धीरे धीरे एक साथ चल रहे थे, जैसे कोई व्यवस्थित तरीके से पीछे हट रहा हो या आवाज न करने की कोशिश कर रहा हो। अब सोचिए, एक तरफ तो इतनी घबराहट कि जान बचाने के लिए टेंट फाड़ दिया, और दूसरी तरफ भागने के बजाय धीरे धीरे चलना। ये तो कोई तुक नहीं बनता। अगर कोई भालू या कोई खूंखार जानवर अंदर आ गया होता तो इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागता। वो धीरे धीरे कैसे चल सकता है? एकदम सही तर्क। और इसी वजह से जानवरों के हमले का सिद्धांत खारिज हो जाता है। इसके अलावा वहां बर्फ पर उन 9 लोगों के अलावा किसी और के पैरों के निशान मौजूद ही नहीं थे। न किसी जानवर के, न किसी इंसान के। हाँ, वे लोग करीब 1.5 किलोमीटर तक उसी तरह धीरे धीरे चलते हुए जंगल के किनारे तक पहुंचे। और जब बचाव दल पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल के किनारे एक बड़े देवदार यानी सीडर के पेड़ के पास पहुंचा तो उन्हें सबसे पहले 2 शव मिले। यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको के शव। हाँ, वे दोनों सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थे। वहां एक बहुत ही छोटी सी आग जलाने के निशान थे। साफ था कि उन्होंने उस भीषण ठंड में खुद को जिंदा रखने की एक हताश कोशिश की थी। लेकिन उस पेड़ के पास एक और फोरेंसिक सबूत था जिसने जांचकर्ताओं को उलझा दिया। टहनियों का टूटना। बिल्कुल, जमीन से लेकर लगभग 5 मीटर की ऊंचाई तक पेड़ की टहनियां टूटी हुई थीं और पेड़ की छाल में उन दोनों पर्वतारोहियों के नाखूनों और त्वचा के अंश मिले। मतलब उन्होंने पागलों की तरह उस पेड़ पर ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश की थी। घबराहट में। लेकिन क्यों? क्या वे पेड़ पर चढ़कर वापस टेंट की तरफ कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे? या शायद नीचे जंगल में किसी चीज से छुपने की कोशिश कर रहे थे? दोनों ही बातें संभव हो सकती हैं। शायद वे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या टेंट तक वापस लौटना सुरक्षित है। और शायद उसी सुरक्षा को आंकने के बाद टीम के 3 सदस्यों ने एक फैसला लिया। इगोर द्यातलोव, जिनाइदा कोलोमोगोरवा और रुस्तम स्लोबोडिंग के शव
उस देवदार के पेड़ और उनके छोड़े गए टेंट के बीच के रास्ते में मिले। हाँ, अलग अलग दूरियों पर। उनकी स्थिति देखकर साफ पता चलता है कि वे वापस टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि बिना कपड़ों के वे मारे जाएंगे। लेकिन वे कभी वहां नहीं पहुंच पाए और ठंड से जम गए। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो इसे अत्यधिक ठंड से होने वाली मौत का एक दुखद मामला मान लिया जाता। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था। बाकी बचे 4 लोगों के शव 2 महीने तक नहीं मिले। हाँ, वो वसंत ऋतु में मिले थे ना। जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तब जंगल में गहराई में दबे एक खड्ड के अंदर वे 4 शव पाए गए। और जब इन शवों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो उसने विज्ञान के सामान्य नियमों को ही पलट कर रख दिया। मैं उन मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ रहा था और वे सच में बहुत भयानक हैं। एक की खोपड़ी पूरी तरह चकनाचूर थी और दूसरे की छाती की हड्डियां इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थीं कि वो अंदर धंस गई थीं। डॉक्टरों का कहना था कि ये चोटें किसी मुक्के या सामान्य गिरने से नहीं आ सकती। उन्होंने इसकी तुलना एक हाई स्पीड कार एक्सीडेंट से की। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। इतनी भयानक अंदरूनी चोटें, लेकिन जब आप उनके शरीर के बाहर देखते हैं तो त्वचा पर एक भी खरोंच नहीं थी। कोई बाहरी घाव नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे संभव है कि किसी चीज ने इतनी ताकत से वार किया हो कि अंदर की हड्डियां चूर चूर हो जाएं, लेकिन बाहर की त्वचा पूरी तरह सुरक्षित रहे? भौतिक विज्ञान के अनुसार ये पूरी तरह से असंभव लगता है। और असंभव बातों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। हुर्मिला डुबिनीना के शव की जांच में एक और खौफनाक तथ्य सामने आया। उनकी जीभ गायब थी। हाँ, उनकी जीभ और आंखें गायब थीं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद किसी जंगली जानवर की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन फिर सिर्फ यही अंग क्यों गायब थे? शरीर के बाकी हिस्से सुरक्षित क्यों थे? जानवरों का तर्क यहाँ इसलिए कमजोर पड़ जाता है क्योंकि वहाँ जानवरों के दांतों या पंजों के कोई निशान नहीं थे। और इन शारीरिक चोटों के अलावा एक ऐसा सबूत मिला जिसने इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। जांचकर्ताओं ने पाया कि खड्ड में मिले कुछ कपड़ों पर भारी मात्रा में रेडिएशन यानी रेडियोधर्मी कण मौजूद थे। यूराल पहाड़ों के बीचों बीच किसी के कपड़ों पर रेडिएशन का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच एक और अजीब बात ये थी कि उसी रात आसपास के गांव वालों ने आसमान में कुछ अजीब सी घटना देखी थी। हाँ, वो नारंगी चमकती हुई रोशनी। बिल्कुल, रहस्यमयी रोशनी उड़ती हुई दिखाई दी थी। तो जब आपके पास इतने सारे अलग अलग सबूत हों तो इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से सिद्धांतों की तरफ भागता है। चलिए उन सिद्धांतों पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहला और लोकप्रिय सिद्धांत था हिमस्खलन का, कि रात में एक छोटा हिमस्खलन आया होगा जिसकी वजह से वे लोग घबराकर टेंट फाड़कर भागे हैं। लेकिन तार्किक रूप से देखें तो ये सिद्धांत टिकता नहीं है। ढलान का कोण बहुत कम था जो हिमस्खलन के लिए काफी नहीं है। और टेंट अपनी जगह पर था, डंडे खड़े हुए थे। अगर हिमस्खलन हुआ होता तो सब कुछ बह जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, हिमस्खलन कपड़ों पर मिले रेडिएशन या आसमान में दिखी उस नारंगी रोशनी को कैसे समझा सकता है? एकदम सही। या फिर बिना बाहरी खरोंच के वो भयानक अंदरूनी चोटें। इसके बाद एक और सिद्धांत सामने आया, खुफिया सैन्य परीक्षण का। क्योंकि ये शीत युद्ध का दौर था। हाँ, कई लोगों ने थ्योरी दी कि शायद सेना वहां कोई नया हथियार टेस्ट कर रही थी, कोई ऐसा बम जो हवा का तेज दबाव पैदा करता है जिससे अंदरूनी हड्डियां टूट सकती हैं। लेकिन रुकिए, अगर वहां कोई बॉम्ब फटा था तो उन लोगों के पैरों के निशान ये क्यों दिखा रहे थे कि वे बिना कपड़ों के धीरे धीरे चल रहे थे? सही सवाल है। अगर आपके आसपास कोई बॉम्ब फटता है तो आप अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागते हैं। वे एक लाइन में आराम से क्यों चल रहे थे? और यही सैन्य परीक्षण का सिद्धांत भी फेल हो जाता है। एक और बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे हम अजीब तेज हवाओं या इंफ्रासाउंड से जोड़ के देख सकते हैं। इंफ्रासाउंड? हाँ, जब बहुत तेज हवाएं पहाड़ से टकराती हैं तो वे ऐसी ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जिन्हें इंसान के कान सुन नहीं सकते, लेकिन वे दिमाग पर सीधा असर डालती हैं। ये तरंगे इंसान के अंदर अचानक एक गहरा डर और घबराहट पैदा कर सकती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि शायद उस रात हवाओं के उस अजीब दबाव ने उनके दिमाग में एक ऐसा अनजाना डर पैदा कर दिया कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे है? ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक पहलू को तो बहुत अच्छी तरह समझाता है, लेकिन फिर से वही समस्या है। ये खड्ड में मिली उन भयानक शारीरिक चोटों का कोई जवाब नहीं देता। हवा की आवाज से हड्डियां नहीं टूट सकती। तो आखिर इस सबका क्या मतलब निकलता है? कोई भी एक थ्योरी सारे सबूतों पर एक साथ खरी नहीं उतरती। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये केस इंफॉर्मेशन ओवरलोड और क्रिटिकल थिंकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? जब हमारे पास बहुत सारे तथ्य होते हैं और वे आपस में मेल नहीं खाते
तो सच तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। सुनने वालों के लिए ये एक सबक है कि बहुत सारी अधूरी जानकारियां कैसे हमें उलझा सकती हैं। आज इस घटना के इतने सालों बाद उस जगह को द्यातलोव पास कहा जाता है। वहां जाने वाले आज भी उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी और खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बर्फ की वो परतें आज भी उस रात का पूरा सच अपने अंदर छिपाए हुए हैं। क्या यह संभव है कि प्रकृति की कुछ अदृश्य ताकतें इंसानी दिमाग पर ऐसा असर कर सकती हैं जहां इंसान का तर्क पूरी तरह से टूट जाता है? ये एक बहुत गहरा विचार है। क्या सबसे बड़ा डर बाहर का कोई जानवर या हथियार नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग का खुद के खिलाफ हो जाना है? सोचने के लिए ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में खौफ पैदा कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।